वाइट ओक कैपिटल के सीईओ आशीष सोमैया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। देखिए, हम आज से हमारी न्यू ईयर की प्लानिंग और जो हमारी प्रोग्रामिंग है हम शुरू कर रहे हैं, और शुरुआत करने के लिए हमने आप ही को चुना है सबसे पहले तो, थैंक यू, और थैंक आपने यू। हमारा आमंत्रण स्वीकार किया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल जी। तो मैं आप सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मैं नए साल की शुभकामनाएं दे रहा हूं। तो सर, थैंक यू आपको, आपको भी वाइट आपको भी ओक और की आपके पूरी टीम दर्शकों को, को भी। प्रशांत खेमका साहब को, आपके सारे इन्वेस्टर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से पिछला साल, हमें पिछला ही बोल दूं, हाँ पिछला हो गया 2022, पिछला कोई सर, नहीं। मतलब ये वाला साल आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए, कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहा। आपके फंड ने कमाल किया है, तो वैसे ही अगला साल भी आपके लिए मजबूत रहे। बताएं सर, इसी के साथ अगले साल के लिए बाजार पर क्या व्यू है आपका? अनिल सर, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। आपको और आपके सारे दर्शकों को और टीम को भी 2023 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा आप बता रहे हैं, अगला साल मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत के थोड़े समय, क्योंकि इसके पहले भी मैं अजय सर को सुन रहा था आपके प्रोग्राम पे, और जिस तरीके से वो डिस्क्रिप्शन दे रहे थे फेड के एक्शंस का, और हमारे यहाँ पे भी उसको लेकर के आरबीआई का, तो अगर उसको आप ध्यान में रखते हैं तो ये बात से मैं भी सहमत हूँ कि अगले 2-3 महीने मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी ये वॉलेटिलिटी और ऊंच नीच रहेगी, क्योंकि इतने ब्याज दर बढ़ गए यूएस में, और शायद ब्याज दर बढ़ने की पॉसिबिलिटी है एक आध बार। और हमारे यहाँ पे भी इन सब चीज़ों का असर हमको अगले 3 महीने में या 6 महीने में देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2023 का जो शुरुआत का हिस्सा है, क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था और हमारी कंपनियों का परफॉर्मेंस बरकरार है, ये पूरे के पूरे साल में इतनी ऊंच नीच के बाद हमने देखा कि निफ्टी ईपीएस के लोगों के जो एस्टिमेट्स है, इसमें थोड़ा बहुत सेक्टर रोटेशन है, लेकिन कुल मिला के 5-7% की कटौती है। कोई बहुत ज्यादा हानि हुई नहीं है। मार्जिन्स का भी वर्स्ट फेज ऐसा माना जाता है कि हमारे पीछे है, आगे जाकर के इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो माहौल यही है कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था और कंपनियों का परफॉर्मेंस है, ये बिल्कुल अगर आप देखें तो बरकरार है। लेकिन बाहर का जो माहौल है वो अभी भी कोई बहुत सुधरा नहीं है। कभी कोई स्पेक्यूलेशन की वजह से मार्केट में बाउंस बैक आता है, लेकिन अगर फंडामेंटली देखें तो बाहर का माहौल सुधरने में या कम से कम बॉटम आउट होने में थोड़ा समय लगेगा। तो माहौल अभी अभी जो है 2023 के पहले 3-4 महीनों में अभी जिस तरीके का माहौल है वैसा ही शायद रहेगा। टाइम टू टाइम थोड़ी ऊंच नीच हम लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप अगले 3-6 महीने को पार करके 2023 के लेटर हाफ में देखें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2022 के मुकाबले में अगला साल बहुत ही बेटर रहेगा। जैसे 2022 का जो साल है, इसको अगर आप बम्बईया हिंदी में बोलें तो थका देने वाला माहौल जिसको हम बोल सकते हैं, कि बहुत ऊंच नीच लेकिन अल्टीमेटली कोई बहुत बढ़िया रिटर्न नहीं बना। तो 2023 कम से कम लेटर हाफ ऑफ 2023 इस साल के मुकाबले में बेटर रहेगा। सर, थका देने वाला तो हिंदी वाला है, हुँ, मुंबई वाला तो पका देने पक्का वाला देने है। वाला है। पका हाँ, देने वाला है। बिल्कुल। तो पक गए यार, मतलब जैसे वो ट्रैफिक में पक गए, हाँ, मतलब कहीं वेट करते करते पक गए, वैसा वाला पका देने वाला माहौल है। मतलब मेरा मतलब जी जी। थकने की बात मैंने इसलिए की क्योंकि ट्रेडमिल वाला माहौल है, मतलब कि बहुत मेहनत करेंगे तो सिंगल डिजिट रिटर्न बने, उस तरीके एब्सोल्युटली, का माहौल। बिल्कुल ठीक बात है। दौड़ते रहो, वहीं के वहीं है। जी। और ये, और थोड़ा भी ढंग से ना दौड़े तो गिरने के चांस भी पूरे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। क्योंकि आपने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया कि किस तरह से बाजार कंसोलिडेट करेंगे और फिर किस तरह से कमाई होगी। तो ये जो पीरियड है जहाँ मतलब डल माहौल रहेगा, जाहिर सी बात है, कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर्स तो ऐसे होंगे ही जो ऊपर नीचे होंगे। तो हमें कहाँ ध्यान रखना है, खरीदने का मन कहाँ बनाना है? नहीं सर, एक तो हमेशा जो जिसको आप बोरिंग या घिसा पिटा भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स, और टॉप में अगर आप देखें पीएसयू बैंक्स वगैरह भी हैं, तो उसमें जो काफी अरसे के बाद जो इम्प्रूवमेंट है बिजनेस कंडीशंस का, मतलब मैं केवल शेयर के दामों की तो बात ठीक है सबके समझ में आती है, लेकिन बिजनेस का अगर आप देखें तो बड़े समय बाद क्रेडिट ऑप्टेक है, बड़े समय बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रही है। तो उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे, शायद सबको समझ में आता है। लेकिन जस्ट बिकॉज के पिछले 3-6 महीने में रिटर्न बना है, उसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके नहीं बनेगा, इसमें कंटिन्यू रहेगा। दूसरा, हमको ऐसा लगता है कि जो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, तो नॉन लैंडिंग फाइनेंशियल जिसको हम बोलते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि काफी इम्प्रूवमेंट इसमें रहेगा। और इसमें ये जो सेक्टर है जैसे एसेट मैनेजमेंट है, वेल्थ मैनेजमेंट है, इसमें काफी समय से दामों में
कोई चेंज नहीं है। और जनरल कंसेंसस भी मैंने देखा है कि कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कंसेंसस इसके ऊपर है नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अट्रैक्टिव होने लगा है ये पूरा सेक्टर या सेगमेंट, इसको अगर देखें तो। थर्ड चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जैसे आईटी है, तो हमेशा बाहर के माहौल को लेके सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है। कुछ कंपनियों ने गाइडेंस को भी मामूली चेंजेस किए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाहर का माहौल कितना भी खराब हो, तो एक दो क्वार्टर डिले होता है फ्रेश ऑर्डर्स में या इन सब चीज़ों में। लेकिन आईटी सेक्टर का जो ओवरऑल ट्रेंड है, वो ब्रेक नहीं होता है बाहर के माहौल से। ये पहले भी हमने देखा है, जब भी नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, रिसेशनरी ट्रेंड होता है, तो एक दो क्वार्टर का स्लो डाउन होता है, लेकिन अल्टीमेटली आईटी सेक्टर जो है इसमें काफ़ी डेवलपमेंटल एक्टिविटी चलते रहती है। और चौथा मैं कहूँगा, जितने भी सेक्टर्स कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आते हैं, जो अपैरल से लेकर के फुटवेयर से लेकर के रिटेलिंग तक पूरा का पूरा जो है, मुझे लगता है ये तीन चार जो है, हमारे पोर्टफोलियोज तो ऑफकोर्स सेक्टोरल नहीं है, हम हर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि अगले थोड़े समय के सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये तीन चार चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग है, अभी भी सरकारी बैंकों में अच्छी मजबूती का माहौल बना रहेगा। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स की वजह से थोड़ा सी चिंता जरूर है, लेकिन फिर भी अच्छे मौके आपको बाजार खरीदारी करने के दे रहा है। एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है बाजारों में, वो फ्लोज को लेकर। अभी तक तो लोकल फंड्स, हमारे इन्वेस्टर्स डटकर मुकाबला कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर कि अगर बाजार थोड़े थमते अटकते हुए नजर आते हैं और अगर ये कार्यक्रम लंबा चल जाए 4-6 महीने, तो क्या आपका सेंस है इंडस्ट्री का, क्या पैसे आते रहेंगे या उस पर थोड़ा ब्रेक लग सकता है? और ऐसी सिचुएशन में बाजार कैसे थोड़ा चलेंगे करेंगे, वो जरा बताएं। अनिल सर, अगला 2023 का जो फर्स्ट पार्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक फ्लोज में थोड़ी स्लो होने की आशंका है। ये मैं हमेशा से मैंने देखा है, आज की बात नहीं, हमेशा से मैं देखता हूँ कि जब मार्केट में एक गिरावट आती है और गिरावट के बाद रिकवरी, समझिए आप पिछले साल अक्टूबर 2021 में हमने 18,490 18,500 देखा। उसके बाद अभी जून 2022 में 15,000 के आसपास, और फिर हम न्यू हाइज बनाने लगे। तो जब भी एक ऐसे 15-20% की गिरावट के बाद जब मार्केट फिर से न्यू हाइज बनाता है, खास करके बाहर का माहौल भी कोई सुधरा नहीं है, तो दो चीजें हैं। पहली बात, मार्केट न्यू हाइज बनाता है, वो भी एक गिरावट के बाद, तो कुछ लोग पैसा खींचते हैं वापस। दूसरी बात ये भी है कि आप देखिए बहुत भारी सेक्टर रोटेशन है, और इस साल के पहले 6-7 महीनों में मार्केट का परफॉर्मेंस भी काफी नैरो रहा था। अब जाकर के थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन इस साल का काफी समय ऐसा था कि मार्केट काफी नैरो था। तो लोगों का ऐसा मानना है, या लोगों को ऐसा नजर आता है, और सही भी है, कि भाई इंडेक्स बढ़ रहा है, लेकिन हमारे म्यूचुअल फंड्स या पोर्टफोलियो की जो एनएवीज हैं, वो उस कदर बढ़ नहीं रही है। इसके सब कारण हम जानते हैं, क्योंकि अगर निफ्टी का भी परफॉर्मेंस थोड़ा नैरो हो जाए, और साथ ही साथ बहुत भारी सेक्टर रोटेशन है वॉर को लेकर के, अब तक जो लोगों का एक्सपेक्टेशन था इंडिया की इकोनॉमी को लेकर के, और जो सेक्टर्स में पैसा बन रहा था, उसके मुकाबले जब से वॉर हुआ, तो सडनली दूसरे सेक्टर्स चलने लगे। और एक खास बात यह है कि जब ऑयल, मेटल, कमोडिटी, पीएसयू, ये सब सेक्टर चलते हैं, तो इसका हम लोग बोलते हैं हाई बीटा रैली। तो हाई बीटा रैली जब होती है, तो स्मॉल एंड मिड कैप लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करते हैं। लेकिन उस मामले में भी 2022 एक चैलेंजिंग ईयर रहा, क्योंकि हाई बीटा रैली होने के बावजूद इस साल के काफी समय में स्मॉल एंड मिड कैप ने लार्ज कैप को अंडर परफॉर्म किया। तो ये तीन कारण है। मुझे ऐसा लगता है कि न्यू हाइज, सेकेंड थिंग कि जब मार्केट न्यू हाइज बना रहा है, तो पोर्टफोलियोज और म्यूचुअल फंड्स में न्यू हाइज लोगों को नहीं दिख रहे हैं। भारी सेक्टर रोटेशन, मार्केट के नैरोनेस, और स्मॉल एंड मिड कैप के अंडर परफॉर्मेंस की वजह से। तो ऐसा माहौल जब होता है, जब तक मार्केट की परफॉर्मेंस ब्रॉड नहीं होती है, जब तक स्मॉल एंड मिड कैप्स भी कैचअप नहीं करते हैं, और एक ब्रॉड बेस्ड रैली जब तक नहीं दिखती है, तब तक पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन वापस आना मुश्किल रहता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हमको नंबर्स में नवंबर में दिखा कि डोमेस्टिक फ्लोज थोड़े से स्लो हो गए, और इनफैक्ट नेट फ्लो अगर आप देखें तो काफी खराब हो गया है नंबर। मुझे लगता है थोड़ा 2-3 महीने ऐसे रहेगा। लेकिन अब क्या है कि इसमें फ्लोज में भी रोटेशन होती है अनिल सर, क्योंकि जब बाहर का अगर फेड की रेट हाइक जब रुकते हैं, समझिए उनका लास्ट रेट हाइक हो जाता है, उनकी इकोनॉमी कहीं न कहीं पे नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में बॉटम हो जाती है, तो साथ ही साथ डॉलर भी अपना इतना स्ट्रेंथ नहीं बना पाएगा। तो डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन, फॉरेन वर्सेस डोमेस्टिक, इस तरीके का रोटेशन चलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2023 में ये भी एक शायद एटलीस्ट अर्ली पार्ट में एक ये ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग, बाजार पर पूरा का पूरा आउटलुक और साथ ही निवेश के मौके भी। आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
समय देने के लिए और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए नए साल थैंक के यू। आउटलुक पर। थैंक यू सो मच सर।